एवरीवन, आई एम निवेश कश्यप। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ वैदिक एज। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा वैदिक एज के ऊपर होगा, जिसमें हम ऋग वेदा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज क्योंकि वैदिक एज जो है ये दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके इसका स्टडी हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट होगा हमारा ऋग वैदिक एज, उसके बाद होगा हमारा लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो आप क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, दोनों का जो टाइम लाइन है वो डिफरेंट है, तो इसलिए जो है इसको हम दो टॉपिक में डिवाइड करके इसका हम स्टडी करेंगे। और ये टॉपिक नंबर हमारा 3 है। फर्स्ट 2 टॉपिक में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा वैदिक एज। तो वैदिक एज जो है ना, इसको हम पहले 2 टाइम लाइन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टाइम लाइन होगा वो हमारा होगा ऋग वैदिक कल्चर का। कौन सा है? ऋग वैदिक कल्चर, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। और इसका जो टाइम लाइन है या वो है क्या है, 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, ये इसका टाइम लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, तो इसका जो टाइम लाइन है वो क्या है, 1000 BC से लेके 500 BC तक का। अब देखो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा 600 BC, 600 BC भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं पे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये अप्रॉक्स लिया जाता है, क्योंकि ये कोई फिक्स टाइम लाइन पे ख़त्म नहीं हुआ था कि हाँ भाई 500 BC के लास्ट में जो है ये ऋग्वेदिक कल्चर का जो है सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो चुका था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट एक टाइम लाइन लिया गया जिसमें लगा कि हाँ इसके बाद से सोसाइटी बदल रही है, इसके बाद से कोई और एरा आ गया, कुछ और स्टार्ट हो गया, तो ये अप्रॉक्सीमेट टाइम लिया गया है। तो कहीं पे आपको 600 BC भी देखने को मिल सकता है, या कहीं पे आपको मान के चलो 1400 या 1600 BC भी दिख सकता है। तो ये आप एक अप्रॉक्सीमेट लिया गया कि 1500 से लेके 500 BC तक ये एरा का, ये सिविलाइजेशन का टाइम लाइन है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा ऋग वैदिक कल्चर के बारे में, यानी कि हम पार्ट फर्स्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक, तो फर्स्ट जो पॉइंट कहता है, द वर्ड वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेद, मीनिंग टू नो और नॉलेज। जो वेदा जो है, इस वर्ड का जो मीनिंग डिराइव होकर निकलता है वो होता है नॉलेज। किससे से रिलेटेड है? नॉलेज से। ठीक है, तो टू नो या फिर नॉलेज, तो वेदा का मतलब ही होता है नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, और आपको पता होगा कि ऋग वैदिक कल्चर में, ऋग वैदिक एज में जो है वेद जो लिखा गया था, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये नॉलेज के लिए लिखा गया था, अलग अलग वेद में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है या सिखाया गया है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है दे होल्ड द स्टेटस ऑफ श्रुति। अब देखो श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है टू हियर। ठीक है, किसी चीज़ को सुनना। तो ऐसा माना जाता है कि जो उस टाइम के जो ऋषि मुनीस थे, जो ऋषिज थे, ठीक है, उनको गॉड की तरफ से सुनाया गया था वेद को। ठीक है, गॉड ने उनको डिलीवर किया था, उनको सुनाया था, ऐसा माना जाता है। और ऋषि ने फिर लोगों को सुनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो होता था ये ओरली होता था, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को ओरली सुना रहा है, वो मैंने किसी से सुना, मैं किसी और को सुना रहा हूँ, तो इस तरीके से ये फैल रहा था। लेकिन इससे क्या होने लगा कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत कुछ ऐसा था जो ओरिजिनली कुछ और बताया गया और धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट होते 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 कुछ और बन गया। तो इस प्रॉब्लम से, ठीक है, निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको बुक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उनको बुक की तरह, मतलब पेड़ के पत्तों पे लिखना शुरू कर दिया, या फिर कुछ जो मटेरियल होता था वहाँ पे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया उन चीज़ों को, ताकि वो कहीं पे गायब ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसीलिए उनको कहा जाता है, उनको दिया गया स्टेटस ऑफ श्रुति। श्रुति मतलब सुन के, टू हियर आउट। ठीक है, और अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, देयर आर 4 वेदास। आपको सबको पता होगा कि टोटल कितने वेद हैं हमारे यहाँ? 4 वेद हैं। ठीक है, टोटल 4 वेदा। कौन कौन से हैं? जैसे ऋग्वेद है, ठीक है, सामवेद है, यजुर्वेद है एंड अथर्ववेद है। तो इन चारों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
और ये आपके एग्जामिनेशन में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनके अंदर से आपसे पूछा जाता है सवाल। अगर आपको वैदिक कल्चर से सवाल पूछा जाएगा तो या तो सोसाइटी के ऊपर पूछा जा सकता है या फिर फैक्ट्स के ऊपर पूछा जा सकता है, जो कि इन सब में 4 वेदास के अंदर में है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। तो ऋग्वेदा जो है कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। और ये जो नंबर है 1028, ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया है। अब देखो डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। अब 10 मंडल्स का मतलब क्या होता है, 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है ऋग्वेद को। ठीक है ना, ऋग्वेद एक बहुत बड़ा कंपाइलेशन है, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया है 10 बुक्स यानी 10 चैप्टर्स में। ऐसे समझ लो कि 10 चैप्टर्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है और उसी को बोलते हैं हम 10 मंडलास। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो अर्लीस्ट मंडलास थे वो 2 से 7 तक थे, 1, ठीक है, और 10 मंडलास बाद में लिखा गया था। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो स्टार्टिंग का जो टेक्स्ट था वो था 2 से लेकर 7 तक, और उसको बोलते हैं फैमिली बुक्स। अब फैमिली बुक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सब बुक्स में ना उस टाइम के जो ऋषिज थे, ठीक है, उनके बारे में बताया गया, उनके फैमिली के बारे में बताया गया है, उनके फैमिलीज के बारे में बताया गया है, उनके लीनिएज के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से इसलिए इनके फैमिली बुक्स बोलते हैं। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि अर्लीस्ट मंडलाज तो कौन कौन से थे, 2 to 7। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता था, फैमिली बुक्स, क्योंकि ये ऋषि मुनीज जो थे उनके फैमिलीज के बारे में, उनके लीनिएज, वो कहाँ से आए, ठीक है, उन सब के बारे में ये बात करता है। अब हम बात करते हैं मंडल्स 1 and 10। 1 to 10 नहीं, 1 and 10। ठीक है, दोनों अलग अलग, मतलब बुक नंबर फर्स्ट, ऐसे समझ लो आप, बुक नंबर फर्स्ट एंड बुक नंबर 10 वो बाद में ऐड किया था, वो लेटर वैदिक पीरियड में ऐड किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, लेटर वैदिक पीरियड में इसको ऐड किया गया था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये इसमें कहा गया था, तो इस ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 and 10, क्योंकि इसमें पुरुषा सूक्ता के बारे में बात किया गया। अब देखो पुरुषा सूक्ता क्या है, बस कुछ नहीं है, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो बुक हैं, इनके इसमें हमारे 4 वर्णास, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड क्या, एक और कौन सा है, ब्राह्मण, एक मिनट, एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास, हाँ वैश्यास एंड शूद्रास। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे दिया गया है, ये पुरुषा सूक्ता में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ अभी भी बता देता हूँ, आगे भी वैसे आएगा, कि जो ऋग्वेदिक कल्चर था, यानी कि जो फर्स्ट फेज था हमारा वैदिक कल्चर का, ऋग्वेदिक के टाइम पे, जिसको हम ऋग्वेदिक कल्चर भी बोलते हैं, उस टाइम पे जो वर्णा सिस्टम था एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे जो है वर्ण डिसाइड किया जाता था, ना कि बर्थ के बेसिस पे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो है, लेटर वैदिक पीरियड में जो है इस चीज़ को जो है बर्थ के बेसिस पे डिसाइड होने लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ सोसाइटी में चेंजेस आने लगे थे लेटर वैदिक पीरियड में, तो उसको हम कुछ आज डिस्कस करेंगे जो अर्ली वैदिक पीरियड का है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक पीरियड वाला डिस्कस करेंगे। अब देखो एवरी वेदा हैज़ 4 पार्ट्स। अब हर एक वेद को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछता है, संहिता, ठीक है, ब्राह्मणा। देखो ये ब्राह्मण अलग चीज़ है, ये जो ब्राह्मण है ये अलग चीज़ है, और ये अलग चीज़ है। इस ब्राह्मण, ये तो कास्ट बेसिस पे दिया गया है। इस ब्राह्मणास का मतलब होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, रूल्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। ठीक है, आपको किस तरीके से सेक्रीफाइशियल जो है सेरेमनीज कंडक्ट करना है उसके बारे में बताया गया है। रूल्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफिशियल सेरेमनीज। ठीक है, सेरेमनीज, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ नहीं है, वेद को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और चारों का जैसे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया कि आपको किस तरीके से सेरेमनीज को परफॉर्म करना है, फंक्शन करना है। ठीक है, अरियंकास जो है ये जंगल बुक्स यानी कि फॉरेस्ट बुक्स इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट बुक्स, जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है ये चीज़। ठीक है, और एक है उपनिषद।
उपनिषद कुछ नहीं है, इंटरप्रिटेशन और कमेंट्रीज है वेदास के ऊपर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। यहाँ से आपसे सवाल उतना पूछा नहीं जाएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए कि 4 पार्ट्स में वेद को हमने डिवाइड किया है। ठीक, अब हम बात करते हैं सामवेद। तो देखो इसमें है कलेक्शन ऑफ वर्सेस। ठीक है, बेसिकली पोएट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पोएट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वर्सेस मतलब पोएट्री से रिलेटेड कविता के रूप में लिखा गया, तो इसी कलेक्शन ऑफ वर्सेस है। इट कंटेन्स द फेमस ध्रुपद राग। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बहुत बार कि ध्रुपद राग जो है कौन से वेद से लिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए सामवेद में दिया गया है। तो ध्रुपद राग, और इसे किसने गाया था? तानसेन ने। ठीक है, लेटर संग बाय तानसेन। तानसेन जो है इस ध्रुपद राग को गाया था। ठीक है, उपवेद जो होता है, उपवेद ऑफ सामवेदा कौन सा? गंधर्व वेद। ठीक है, आपको उपवेद भी याद रखना है। ठीक, और यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा कर लो, उपवेद ऑफ ऋग्वेदा अगर आपसे पूछे तो आयुर्वेद है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उपवेद ऑफ सामवेद में हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो एक बेसिक सा फैक्ट से आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो इट डील्स विद द प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। देखो अलग अलग वेद में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया। तो ये किस बारे में, यजुर्वेद जो है किस बारे में बात करता है? आपको जो सेक्रीफाइसेस हैं, ठीक है, जो आप गॉड पे आप जो सेक्रीफाइस देते हो, ठीक है, एनिमल का या कुछ भी था, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर है, आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो बताया गया यजुर्वेद में। ठीक है, अब यजुर्वेद में ये कॉन्सेप्ट है, देखो शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद कहने का मतलब कंटेन्स ओनली मंत्रास। ठीक है, और है कृष्ण यजुर्वेद जो कि कंटेन्स बोथ मंत्रास एंड प्रोज एक्सप्लेनेशन। तो बेसिक सा फैक्ट्स अगर आपसे पूछ लिया है एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, अगर आपसे पूछ लिया है शुक्ल यजुर्वेद जो है वो किस चीज़ से डील करता है, तो आप बोलोगे कंटेन्स ओनली मंत्रा। ये मंत्रा से रिलेटेड है, कौन सा? यजुर्वेद में दिया गया है ये। शुक्ल को इसको बोलते हैं हम वाइट यजुर्वेद भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? वाइट यजुर्वेद। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद को बोलते हैं हम ब्लैक यजुर्वेद। क्या बोलते हैं हम? ब्लैक यजुर्वेद। अब देखो इसको इस तरीके से भी कोरिलेट कर सकते हो, जो कृष्ण भगवान है हमारे वो सांवले थे। ठीक है, तो आप उससे भी रिलेट करके इस चीज़ को याद रख सकते हो कि कृष्ण जो है ब्लैक से रिलेटेड है और जो शुक्ल है वो वाइट से रिलेटेड है। ठीक, अब देखो उपवेद जो इसका है कौन सा है? धनुर्वेद। देखो गंधर्व, एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ मैं, गंधर्व का मतलब होता है म्यूजिक से रिलेटेड है ये। ठीक है, म्यूजिक से, गंधर्व का रिलेशन किससे? म्यूजिक से। धनुर्वेद का है ये किससे रिलेटेड है? आपको वॉरफेयर से। ठीक है, नाम से आपको पता लग रहा होगा किससे रिलेटेड है? वॉरफेयर से। और देखो यहाँ पे शिल्प वेद है, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर। ठीक है, एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये किस चीज से? आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। ठीक, तो इस नाम से आपको पता है शिल्प का मतलब होता है आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आर्किटेक्ट से रिलेटेड होता है ये। धनुर्वेद मतलब धनुष, तीर धनुष की बात करें तो वॉरफेयर से रिलेटेड है। गंधर्व वेद हो सकता है आपको कन्फ्यूजन, म्यूजिक से रिलेटेड है। और यहाँ पे ऊपर जो आयुर्वेद आपको पता ही होगा, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आपको क्या क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ। जो सामवेद है या फिर यजुर्वेद है, पहले तो ये किस चीज़ के बारे में बात करता है और उसका उपवेद क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। ये क्या करता है? मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स के बारे में डिस्कशन करता है। इसमें क्या दिया गया? मैजिकल स्पेल्स मतलब जो तंत्र मंत्र की विद्या होती है वो कहाँ दिया गया? अथर्ववेद में दिया गया है। और किस लिए? टू वॉर्ड ऑफ द एविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस। ठीक है, जो भूत पिचास होते हैं उनको भगाने का तरीका, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो बीमारी है उसको किस तरीके से क्योर किया जाता है उसके बारे में बताया गया अथर्ववेद में। और ये कहा जाता है इट इज़ द लास्ट वेदा एंड इज कंसिडर्ड ए नॉन आर्यन वर्क। ठीक है, बाकी जो वेद थे उन्होंने मतलब उसको किसने कंपाइल किया था? तो वो थे आर्यंस। ठीक है, तो वैदिक कल्चर का जो स्टार्ट हुआ था ना वो आर्यंस लोगों ने ही किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और वहाँ पे डिवीजन ऑफ सोसाइटी कास्ट के बेसिस पे नहीं था, लेकिन किसके बेसिस पे था? आर्यंस और नॉन आर्यंस के बेसिस पे था। ठीक है, आर्यंस जो थे वो थोड़े से फेयर होते थे, मतलब गोरे होते थे, और जो नॉन आर्यंस होते थे वो ब्लैक इन कलर होते थे, उनका स्किन टोन जो था ब्लैक होता था, मतलब वो सांवले होते थे।
तो ये उनका डिवीज़न था सोसाइटी में। तो माना जाता कि जो अथर्ववेद था ये कोई नॉन आर्यन वर्क है, मतलब कि आर्यंस ने इनको नहीं लिखा है, ठीक है। तो और उपवेद के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। अब हम बात करते हैं लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक कल्चर, ठीक है, उनकी सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट करता है ट्राइबल सोसाइटी, पीपल लिव्ड ए सेमी नोमैडिक लाइफ, ठीक है। उनका जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, ठीक है, बेसिकली वो ट्राइबल कम्युनिटी की तरह रहते थे, मतलब एक ग्रुप में रहते थे, बहुत मतलब सोसाइटी डाइवर्स नहीं थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल से आप समझ हो कि ट्राइबल लोग किस तरीके से रहते हैं। उनका एक प्रॉपर कम्युनिटी होता है, वो अपने कम्युनिटी में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो उनका एक प्रॉपर सब कुछ होता है, ठीक। आर्यन ट्राइब्स वर कॉल्ड जनास। अब देखो जो पूरे लोग होते थे, जना मतलब आम लोग, ठीक है, पीपल, जो सारे ग्रुप के पूरे ट्राइब्स का जो एक कलेक्शन मान लो, उसको हम बोलते थे जना, ठीक है। और जो राजा होता था या फिर चीफ होता था उसको बोलते थे गोपति। गोपति कहने का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ काउज, प्रोटेक्टर ऑफ काउज, ठीक है। तो वहां से नाम दिया गया गोपति का। तो राजा को क्या बोला जाता, चीफ को क्या बोला जाता था, गोपति बोला जाता। तो ये सब पूछा जा सकता है आपके कि गोपति का मतलब क्या है, टर्मिनोलॉजी में पूछ सकता है। तो गोपति कुछ नहीं था, चीफ कहा जाता था वैदिक पीरियड में। गोपति ऑफिस वॉज नॉट हेरिडेटरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी जैसे आप हो सकता है सीयूटी में तो ना पूछा जाए, लेकिन आप कोई भी और भी एग्जामिनेशन देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो गोपति हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे, जो उनका जो सिलेक्शन होता था, क्या वो हेरिडेटरी होता था? नहीं, ऋग वैदिक पीरियड में ये हेरिडेटरी नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो है ये हेरिडेटरी हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो आपको क्या नॉट हेरिडेटरी लगाना है, ठीक है। लेकिन आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि लेटर वैदिक पीरियड में जो है हेरिडेटरी था कि नहीं था, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीज़, तो वहाँ पे हेरिडेटरी हो जाता है ये चीज़, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। एंड इलेक्टेड बाय असेंबली कॉल्ड समिति। अब समिति क्या है? समिति कुछ नहीं, ये आम लोगों का मतलब जनरल पीपल असेंबली, ठीक है। और इसको हेड कौन करते थे? गोपति, यानी कि जो किंग, यानी कि जो चीफ होता था वो हेड करता था इसको, समिति। और एक कॉन्सेप्ट था सभा का। तो सभा होता था स्मॉलर बॉडी मेंट फॉर एलिट क्लासेस, मतलब इसमें बहुत सिलेक्टेड लोग होते थे, और एलिट क्लास जो मतलब कि जो रूलिंग क्लास होते थे उनकी असेंबली को बोला था सभा। और जनरल पीपल जो आम लोग होते थे, जना जिसको बोलते हैं, उनके जो गैदरिंग का या उनके असेंबली को क्या बोला जाता था? समिति बोला जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट है सभा इन समिति का। आपको सभा जो है एक तरीके से मान लो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है, कि कुछ मिनिस्टर जो इलेक्टेड मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठते हैं, तो कुछ वैसा कॉन्सेप्ट था वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन कॉल्ड बाली। अब देखो नो प्रॉपर टैक्स सिस्टम, वहाँ नो प्रॉपर टैक्स सिस्टम। तो उनके यहाँ जो उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन या सोसाइटी थी, वहाँ पे कोई प्रॉपर टैक्स सिस्टम नहीं था, ठीक है, टैक्स कलेक्शन का कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन एक कॉन्सेप्ट था बाली करके, ये टैक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन था, वॉलेंट्री टैक्स था। आपका मन हो तो आप दे सकते हो, नहीं मन है तो नहीं दे सकते हो, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में इसको कंपलसरी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है इसको? कंपलसरी लेटर वैदिक पीरियड में। तो कुछ कुछ डिफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको समझने में आसानी हो। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कुला। कुला का मतलब होता था फैमिली, मतलब जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो उसको बोला जाता था कुला। वॉज द बेसिक सोशल यूनिट एंड कुलपा वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। अब हेड ऑफ द फैमिली को कुला से ही रिलेटेड है कुलपा। तो जो फैमिली का हेड हुआ करता था, जो भी मेंबर फैमिली का हेड होता था उसको बोलते थे हम कुलपा। और ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इस टाइम पे। जो भी प्रॉपर्टीज़ होती थी वो सभी कुला का मतलब पूरे फैमिली का होता था, पूरे फैमिली उसका मतलब उसमें काम करते थे, जो भी होता था पूरे फैमिली मिल के काम करते थे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल इन नेचर, ठीक है, लेकिन बट नो इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज। ये मैं बात कर रहा हूँ ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड में ये सब कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है। तो चाइल्ड मैरिज का कोई भी ऐसा मतलब इंस्टेंस नहीं पाया गया है। सती प्रथा एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। पर्दा सिस्टम नहीं था, क्योंकि एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो विमेंस होते थे,
इनको समिति में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ था। समिति यानी कि ये वाला जो समिति है ना, यहाँ पे ये लोग हिस्सा ले सकते थे। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स वर अलाउड इन समितिज, ठीक है। तो इससे ये देखा जाता है कि वुमेन्स के ऊपर एजुकेशन, मतलब वो एजुकेशन को पढ़ लिख सकती थी, उनको अलाउ होता था, क्योंकि अलाउ था तभी तो पार्टिसिपेट कर रही हैं असेंबली में, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि वुमेन एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं था, दो सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कली नेचर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो, सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन, ये चीज़ ध्यान है, मैंने आपको बताया भी था कि कास्ट बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं था, लेकिन वैदिक एंड नॉन वैदिक पीपल के ऊपर कलर डिस्क्रिमिनेशन था। वैदिक लोग जो होते थे वो लोग फेयर होते थे, ठीक है, गोरे लोग होते थे, और नॉन वैदिक पीपल होते थे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते थे। तो इन दोनों में डिफरेंस होता था। जनरली जो नॉन वैदिक पीपल होते थे उनको स्लेव बना के रखा जाता था, स्लेवरी का सिस्टम वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी को लेकर के। तो पेस्टोरल सोसाइटी कहा जाता है। कैटल रियरिंग वॉज डोमिनेंट एक्टिविटी, ठीक है। एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत करते थे ये लोग, लेकिन ज़्यादातर जो होता था कैटल रियरिंग मतलब पशु पालन करना, ठीक है, ठीक है। जैसे गाय ये लोग पालते थे और भी जानवर पालते थे, जिससे ये मतलब अपना गुजारा बसारा करते थे, ठीक है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बता दिया है। द यूनिट ऑफ करेंसी वॉज निस्खा। निस्खा क्या है? ये गोल्ड, मतलब गोल्ड जो मेटल है, ठीक है, गोल्ड मेटल से बना होता था। ये एक तरीके से क्वाइन समझ लो या कुछ भी समझ लो। तो ये जो है यूनिट ऑफ करेंसी हुआ करता था। लेकिन जो ओवरऑल सिस्टम था उनका तो वो कौन सा सिस्टम फॉलो करता था? बार्टर सिस्टम, मतलब एक चीज़ लो आप, उसके बदले में कुछ और दे दो, ठीक है। तो निस्खा वॉज द गोल्ड मेटल से बना हुआ था, तो ये यूनिट ऑफ करेंसी की तरह काम करता था। तो कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि निस्खा का मतलब क्या होता है, निस्खा का मतलब क्या होता है? तो ये यूनिट ऑफ करेंसी है, कब का? ऋग्वेदिक कल्चर का। तो आपको ध्यान देना ये चीज़। अगेन, डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ आयरन, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था, यहाँ पे भी वो चीज़ कंटिन्यू रहता है। बहुत ज़्यादा आयरन के बारे में इनको पता नहीं है, लेकिन ये बाकी चीज़ों के बारे में जैसे कॉपर, सिल्वर, ठीक है, एलॉयज़ के बारे में ये फैमिलियर थे। इवन ये चैरियट वगैरह भी बनाते थे, चैरियट जैसे रथ, ठीक है, चैरियट वगैरह का यूज़ करते थे। इनके पास डिफेंस सिस्टम अच्छा था, वेपन्स वगैरह ये अच्छा बनाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंपेरिजन में। बट स्टिल आयरन के बारे में इनको इतना पता नहीं था। अब हम बात करते हैं रिलीजन के ऊपर। ऋग्वेदिक रिलीजन, देयर वॉज नीदर टेम्पल नॉर आइडल वर्शिप, ठीक है, मतलब ये टेम्पल्स में जाके पूजा करना या फिर किसी मूर्ति की पूजा करना, ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था। ये लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट रेफर्स टू मीट ईटिंग एंड ऑल्सो सेक्रीफिशियल किलिंग्स ऑफ एनिमल्स। तो मीट ईटिंग यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, इनके टेक्स्ट में देखा गया है, पाया गया है कि मीट ईटिंग मतलब लोग वहाँ पे करते थे, और वहाँ पे जानवरों को मतलब सेक्रीफाइस करना गॉड के लिए, ये सब प्रैक्टिस में हुआ करता था। एक्सेप्ट काउ, लेकिन गाय को मारना वहाँ पे अलाउड नहीं था, इसको पाप माना जाता था, ठीक। जैसे इंद्रा, अग्नि, वरुण, सोम, पुषान एक्सेट्रा वर द प्रोमिनेंट गॉड्स। तो ये सब गॉड्स की पूजा की जाती थी। अब देखो, पूजा करने का मतलब ये नहीं कि टेम्पल में ही पूजा करना होता। जनरली ये लोग नेचर के लिए पूजा करते थे, ठीक है, नेचर के लिए पूजा करते, जैसे वायु, ठीक है, जंगल की पूजा करना, धरती की पूजा करना, तो ये सब पूजा करते थे। इंद्र को पूजा करते थे, तो एक ये क्या कहते हैं, सेरेमनी की तरह पूजा करते थे, टेम्पल में जा करके या फिर मूर्ति बना के पूजा नहीं करते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं। अभी के इंद्र भगवान ऐसा नहीं कि उन्होंने मूर्ति बना दी और पूजा कर रहे हैं, वो जस्ट मानते थे कि इंद्र भगवान एग्जिस्ट करते हैं और वो ये उनकी पूजा करते थे। लेकिन जो आप लेटर वैदिक कल्चर है, लेटर वैदिक कल्चर जो है, वहाँ पे जो डोमिनेंस ऑफ इंद्र था, जैसे इंद्र जो सबसे पावरफुल गॉड माने जाते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी कि ऋग्वेदिक कल्चर में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जाते जाते क्या होता है कि इंद्र का जो डोमिनेंस है, प्रोमिनेंस है, वो खत्म हो जाता है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है विष्णु का, ठीक है, गॉड विष्णु, ठीक है, एंड शिव, ब्रह्मा, ये सब का कॉन्सेप्ट निकल के धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। यानी कि विष्णु बिकम्स द प्रोमिनेंट गॉड इन लेटर वैदिक पीरियड। तो ये चीज़ आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बाकी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो है वेद से रिलेटेड कि उसके उपवेद कौन से हैं और वो वेद कौन से मतलब किस बारे में बात करता है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।